गुड इवनिंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। तो इसमें आज हम लोग घटना चक्र के क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसमें हम लोग फंगस के क्वेश्चन करेंगे, फंजाई के क्वेश्चन, कवक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं हम लोग फंजाई के क्वेश्चन को। फंजाई के क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेसिडियोकार्प फलन काय है। बेसिडियोकार्प इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ। यह किसका फ्रूटिंग बॉडी है, किसका है? बेसिडियोकार्प किसका फ्रूटिंग बॉडी है, किसका फलन काय है? तो इसका ऑप्शन है राइजोपस का, एल्ब्यूगो का, म्यूकर का, एगेरिकस का। एगेरिकस मशरूम जो होता है वो खाने का होता है, उसका हम लोग उसको खाते हैं, खाने योग्य कवक होता है और इसकी जो फलन का है वही खाए जाते हैं। तो इन्हें बेसिडियोकार्प कहते हैं। मुख्य रूप से कवक के जनन से संबंधित संरचना होती है। तो यह रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है बेसिडियोकार्प और इसको ही खाया जाता है। तो हम खाते किसको हैं? राइजोपस को तो खाते नहीं, एल्ब्यूगो को भी नहीं, म्यूकर को भी नहीं, एगेरिकस जिसको मशरूम कहते हैं इसको हम खाते हैं और इसका बेसिडियोकार्प ही खाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रूसीफर्स में श्वेत रस्ट उत्पन्न होता है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स इज काज्ड बाय। क्रूसीफर्स में मतलब जो ब्रेसिकेसी फैमिली के हैं उसमें क्रूसीफेरी फैमिली। तो पाइथियम द्वारा होता है, पक्सीनिया द्वारा होता है, अस्टिलेगो द्वारा होता है, एल्ब्यूगो द्वारा होता है। किससे क्रूसीफर्स में व्हाइट रस्ट उत्पन्न होता है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, एल्ब्यूगो से व्हाइट रस्ट होता है क्रूसीफर्स में। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स डिजीज काज्ड बाय एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा से व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स उत्पन्न होता है। यह वास्तविक रस्ट नहीं होता है। ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर पक्सीनिया ग्रैमिनिस द्वारा उत्पन्न होता है, जो कि वास्तविक रस्ट पक्सीनिया द्वारा होता है। मतलब जो व्हाइट रस्ट होता है जो एल्ब्यूगो से उत्पन्न होता है वो रियल नहीं होता है, उसको रियल रस्ट नहीं बोलते हैं। लेकिन जो पक्सीनिया से उत्पन्न होता है उसको रियल रस्ट कहते हैं। लेकिन ये व्हाइट रस्ट नहीं उत्पन्न करता है बल्कि ब्लैक रस्ट ऑफ अगर ब्लैक रस्ट पूछा जाए, ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, तब हम आंसर करेंगे पक्सीनिया को, पक्सीनिया ग्रैमिनिस। और अगर पूछा जाएगा कि व्हाइट रस्ट काज्ड बाय, तो एल्ब्यूगो कैंडिडा को हम टिक करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर एल्ब्यूगो होगा क्योंकि व्हाइट रस्ट पूछा गया। नेक्स्ट, इनमें से कौन खाने योग्य कवक है? किसको खाया जाता है? अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया, एगेरिकस, एल्ब्यूगो, एस्कोबोलस, पाइथियम। कौन सा आंसर इसका सही होगा? तो इसका आंसर होगा एगेरिकस। इसका आंसर होगा एगेरिकस के जो इसको मशरूम भी कहा जाता है और इसके बेसिडियोकार्प को हम खाते हैं। अगला क्वेश्चन है पक्सीनिया से होता है। पक्सीनिया से तो अभी हमने देखा कि रस्ट डिजीज़ होती है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। तो और इसका जो ये रस्ट ये उत्पन्न करती है वो रियल होती है। एल्ब्यूगो जो करता है वो रियल नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है। तो एगेरिकस वंश के जो पक्सीनिया वंश के जो कवक होते हैं उनसे वास्तविक रस्ट, जंग रोग, रस्ट डिजीज़ उत्पन्न होता है। ये उच्च पौधों पर परजीवी होते हैं तथा रस्ट रोग उत्पन्न करके फसल को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? रस्ट डिजीज़, इसको जंग रोग भी कहते हैं। ये ब्राउन कलर का भूरा एकदम पाउडरी लाइक उसमें से निकलने लगता है। तो ये रस्ट डिजीज़ पक्सीनिया उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी कवक डबल रोटी बनाने में प्रयोग की जाती है? विच ऑफ द फंगस इज़ यूज्ड टू मेकिंग ब्रेड। ये
ये तो सभी को पता होगा, एगेरिकस रस्ट, एगेरिकस को क्या करते हैं हम लोग, खाते हैं। मशरूम है, म्यूकर तो है नहीं। ईस्ट, पाइथियम। क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर है ईस्ट। इसका आंसर है ईस्ट। तो ईस्ट सैक्रोमाइसीज कवक का उपयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। यह कवक क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है। शर्करा का जो शुगर होता है उसमें, जो गेहूं में, जो आटे में शुगर होता है, शर्करा होता है, उसका फर्मेंटेशन कर देता है। इस क्रिया में क्या होती है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल C2H5OH, एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उत्पन्न होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण के माध्यम से असंख्य छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, पोर बन जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाता है वो जो पदार्थ होता है जिससे हम डबल रोटी बनाते हैं। और इसी से जो आटा बनाते हैं वो छोटे छोटे क्या होते हैं, जैसे हम क्या होता है कि अगर आटा भी रख देते हैं थोड़े देर के लिए या थोड़े देर टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे, ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन हो चुका है और वो महकने लगता है, एक अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। और ये छोटे छोटे छिद्र इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इसमें एथाइल अल्कोहल एंड CO2 बन जाता है और CO2 इसमें से निकलने के कारण असंख्य छोटे छोटे छेद हो जाते हैं जिससे डबल रोटी बनती है। एथेनॉल का उपयोग शराब उद्योग में शराब बनाने में किया जाता है। अब ये तो मतलब नहीं है इसका, तो इसका आंसर क्या हुआ, ईस्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है। अब एल्कोहलिक किण्वन में भी क्या प्रयोग होगा, अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था। ईस्ट सैक्रोमाइसीज, स्यूडोमोनास, सैक्रोमाइसीज, एस्परजिलस, म्यूकर। तो अभी हमने डिस्कस किया था सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी। ये क्या करता है, जो शर्करा रहता है उसको एथिल अल्कोहल एंड CO2 में कन्वर्ट कर देता है, और कन्वर्ट कर देगा तब क्या होगा, तो एथिल अल्कोहल और CO2 बन जाएगा। तो एथिल अल्कोहल जो होता है वो एल्कोहलिक बनाने में, एल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है। इसी को एल्कोहलिक किण्वन में कहा जाता है। ये क्या है, सैक्रोमाइसीज। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है। तो बियर हम किससे बनाएंगे, राइजोपस, एल्बिगो, न्यूरोस्पोरा, ईस्ट। हर जगह ईस्ट ही आ रहा है। सैक्रोमाइसीज यही क्या कर रहा है, फर्मेंट कर दे रहा है और बियर बन जा रहा है, एल्कोहल बन रहा है। तो इसका आंसर होगा ईस्ट। इसका आंसर भी ईस्ट। सैक्रोमाइसीज को सामान्यतः ईस्ट भी कहते हैं। ये प्रायः ऐसे माध्यम में उगती हैं जिनमें शर्करा अधिक मात्रा, बहुत ज़्यादा जहाँ शर्करा होगी वहाँ पर ईस्ट उग जाएगा और उस जो शर्करा होती है उसको एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा और CO2 में। और इसीलिए इसको शर्करा फफूद भी कहते हैं। सैक्रोमाइसीज सेरिवेसी का व्यापक रूप से उपयोग बियर उत्पादन तथा बेकरी उद्योग में, बेकरी उद्योग वही जो ब्रेड वगैरह बनाने में करते हैं। एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, मेंबर्स ऑफ द एस्कोमाइसिटीज क्लास। एस्कोमाइसिटीज क्लास आर कॉमनली नोन एज, इनको क्या कहा जाता है, पफ बॉल्स, वाटर मोल्ड्स, सैक फंजाई, रस्ट फंजाई, क्या कह सकते हैं। तो इनको एस्कोमाइसिटीज एस्कस लाइक स्ट्रक्चर, इनको कहते हैं एस्कस लाइक स्ट्रक्चर। इसीलिए इसका नाम ही एस्कोमाइसिटीज है क्योंकि एस्कस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर होना चाहिए जिसमें सैक बन रहा हो, फंजाई, सैक फंजाई, थैली कवक कहते हैं, सैक फंजाई कहते हैं क्योंकि एस्कस मतलब एस्कस, सैक लाइक स्ट्रक्चर। एस्कोमाइसिटीज कवक का एक वर्ग है। इनमें थैली कवक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें अचल बीजाणु का निर्माण एक थैली सदृश रचना जिसको एस्कस कहते हैं, ये इसी को एस्कस कहते हैं, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया है। ठीक है, एस्कस बीजाणुधानी माइक्रोस्कोपिक होती हैं। तो इनका एग्जाम्पल क्या हुआ, कौन से एस्कोमाइसिटीज़ में किनको रखा जाता है। तो ईस्ट हो गया पहली बात, ईस्ट, पेनिसिलियम, ये सब क्या हैं,
सैक फंजाई हैं, एस्कस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, थैली जैसी संरचना। निम्न में से किसमें पर्णहरिम क्लोरोफिल पूर्णतया अनुपस्थित होता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। किसमें? कवक, सैक, शैवाल, उपरिमुंतेस कोई नहीं। फंजाई, लाइकिन, एल्गी, नन ऑफ दी। तो क्लोरोफिल किसमें नहीं पाया जाता है? सबको पता है फंजाई में नहीं पाया जाता है। फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इनको क्लोरोफिलस कहते हैं। और स्पोर्स जो धारण करने वाले यूकैरियोटिक जीव हैं, स्पोर्स धारण करते हैं लेकिन क्लोरोफिलस होते हैं। इनका जो थैलस होता है वो फिलामेंटस होता है, फिलामेंट होते हैं। और जो इनकी भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है? काइटिन या सेल्यूलोज अथवा दोनों से मिलकर बनी हो सकती है। किसकी? मेनली काइटिन की, मेनली काइटिन की, लेकिन सेल्यूलोज की भी बनी हो सकती है या फिर दोनों की मिलकर बनी हो सकती है। लेकिन मेनली जो कवक की वाल है वो किसकी बनी होगी? काइटिन की। तो क्लोरोफिल कंप्लीटली एब्सेंट है फंजाई में। वाट डिजीज ऑफ पोटैटो अपीयर्स ड्यू टू? आलू में वाट रोग की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो वाट डिजीज सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, मतलब जो ये आलू है उसमें वाट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। और इसका आंसर है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, अल्टरनेलिया सोलेनाई, पाइथियम डिबेरियानम, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। तो इसका सबको पता है आंसर सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। इससे क्या होता है? एक तरफ से आलू क्या होता है? सड़ने लगता है। ओके, तो जो आलू में जो वाट डिजीज़ है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम कवक द्वारा होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से क्या होता है? आलू का लेट ब्लाइट डिजीज़ होता है। और अल्टरनेली फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से क्या होता है? लेट ब्लाइट, इससे लेट ब्लाइट होगा, लेट ब्लाइट। ओके, और अल्टरनेरिया सोलेनाई से अर्ली ब्लाइट हुआ। देखिए बहुत नियर दिए रहते हैं, लेकिन अगर वाट की बात है तो सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। और अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट, इसे हम याद रख सकते हैं। अल्टरनेरिया सोलेनाई से क्या होता है? अर्ली ब्लाइट होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से लेट ब्लाइट होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आलू का लेट ब्लाइट, अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है, किससे होगा? एल्ब्यूगो, कैंडिडा, फ्यूजेरियम, मोनीलिफॉर्म, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, अल्टरनेरिया सोलेनाई। अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट, और फ्यूजेरियम से तो है होना नहीं है। एल्ब्यूगो कैंडिडा रस्ट कर रहा है, तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस क्या कर रहा है? आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न कर रहा है। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से किससे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है? अर्ली फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से क्या हो रहा है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से लेट ब्लाइट हो रहा है। और सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम से क्या है? वाट डिजीज़ हो रहा है। अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया अल्टरनेटा तो कुछ है नहीं, ठीक है अल्टरनेरिया सोलेनाई। इससे क्या होगा? अर्ली अल्टरनेरिया, लेकिन बहुत नियर में वो था अल्टरनेटा सोलेनाई। तो इसमें हमें देखना है कि क्या एक्चुअली सही है। अल्टरनेरिया सोलेनाई, इससे होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है? अर्ली होगा किससे? अल्टरनेरिया ही होगा, वही वाला है क्वेश्चन। अगला, विषम जालिकता सर्वप्रथम किस कवक में ज्ञात हुई? हेट्रोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड इन, तो किसमें इसको खोजा गया था एक्चुअली? ब्लैक्सली ने किया था, और इसको म्यूकर में खोजा गया था सबसे पहले। ब्लैक्सली ने इसको
म्यूकर म्यूसिडो में खोजा था। म्यूकर म्यूसिडो में ब्लैक्सली ने खोजा था। ब्लैक्सली ने म्यूकर म्यूसिडो में इसको खोजा था सबसे पहले। कवकों में आनुवंशिक रूप से भिन्न दो सूत्र पाए जाने को विषम जालिका हेटेरोथैलिज्म कहते हैं। इसमें फ्यूजन दो भिन्न सूत्रों के बीच होता है। तो जो कवक होते हैं, कवक में जो आनुवंशिक रूप से जो अलग अलग सूत्र होते हैं उनको हेटेरोथैलिज्म कहते हैं। इसको हम हेटेरोथैलिज्म को हम लोग डिस्कस करेंगे। विषम जालिका सर्वप्रथम किस कवक में? वही क्वेश्चन, म्यूकर में। अगला क्वेश्चन, कवक सदैव होते हैं हेटेरोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स, ऑटोट्रॉफिक, पैरासाइटिक। तो क्या हो सकते हैं? क्या ये ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है। तो या तो ये परपोसी पैरासिटिक होंगे या तो फिर ये हेटेरोफाइट्स होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? हेटेरोफाइट्स, ऑलवेज हेटेरोफाइट्स। ये कभी भी स्वपोषी नहीं हो सकते हैं क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है। विविध पोषी जीव कई प्रकार के हो सकते हैं, मतलब सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, इसलिए इनको हेटेरोफाइट्स कहा जाएगा। बेस्ट ऑप्शन इज हेटेरोफाइट्स क्योंकि इसमें सब चीज़ आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन, क्योंकि ये दोनों जो है इसके अंतर्गत है और जब ये है तो ये सबको डिफाइन करेगा कि ये सब कुछ सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इसलिए बेस्ट ऑप्शन इज विविध पोषी। विभिन्न तरह से ये अपने पोषण को लेते हैं। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है। रिजर्व फूड मटेरियल इज इन फंजाइज। तो रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? तो इसका होगा ग्लाइकोजन, सुक्रोज, मंड, माल्टोज। क्या होना चाहिए? कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या है? ग्लाइकोजन है। और ऑयल भी होता है, ऑयल भी होते हैं। जो स्टार्च होता है वो तो प्लांट्स में होते हैं, स्टार्च तो प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। और ग्लाइकोजन एंड ऑयल किस में होता है? फंजाई में होता है। माइकोराइजा प्रदर्शित करता है। माइकोराइजा क्या है? हम लोग जब बैक्टीरिया पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने देखा था इसको। एक कवक और जड़ की सहजीविता। एक कवक और जड़ की सहजीविता। माइकोप्लाज्मा और जड़ की, माइकोप्लाज्मा तो नहीं है। माइकोप्लाज्मा और जड़ की सहजीविता, माइकोप्लाज्मा की बात ही नहीं। एक कवक और एक जड़ की एपीफाइटिज्म ऑफ फंगस। एपीफाइटिज्म नहीं है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो इसका जड़ की सहजीविता, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये जो बड़े प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट होते हैं, जो उच्च वर्ग के पौधे होते हैं, इनके जो जड़ होती हैं उनमें जो फंगस होते हैं वो क्या करते हैं कि जो प्लांट होता है उसको मिनरल्स एंड वाटर प्रोवाइड करते हैं और बदले में जो खाना वो पौधा बनाता है, फूड बनाता है, वो इन फंगस को प्रोवाइड होता है। तो माइकोराइजा क्या है? एक कवक और जड़ की, एक जो फंगस और जड़ के बीच में जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उसको कहते हैं। और इसमें ये पहला ऑप्शन सही होगा। एल्ब्यूगो होता है। एल्ब्यूगो क्या है? एल्ब्यूगो ओमाइसिटीज वर्ग का एक कवक है, लेकिन क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑब्लिगेट, इंटरसेलुलर पैथोजन, इंट्रासेलुलर पैरासाइटी, इंटरसेलुलर सेप्रोफाइट, फैकल्टेटिव इंटरसेलुलर पैरासाइट। फैकल्टेटिव इंटरसेलुलर पैरासाइट, फैकल्टेटिव तो होगा नहीं, तो क्या हो सकता है? इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होता है, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ऑब्लिगेट, सेप्रोफाइट, पैरासाइट, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इसके न्यूट्रिशन वाले पार्ट में। फैकल्टेटिव क्या है, ये सब चीज़। एल्ब्यूगो होता है तो ऑब्लिगेट है,
राइजोपस किस वर्ग के अंतर्गत आता है? राइजोपस किस वर्ग, विच क्लास पूछा गया है। एस्कोमाइसिटीज, एस्कस तो बन नहीं रहा है, तो एस्कस किस में बनता है? हमने देखा था ईस्ट में बन रहा था और पेनिसिलियम में बन रहा था। बेसिडियोमाइसिटीज नहीं है, क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज क्या था? फलन का बेसिडियो कार्प बन रहा था, उसमें ये भी नहीं है। ड्यूटोमाइसिटीज नहीं। फाइकोमाइसिटीज, आई थिंक दिस, हाँ फाइकोमाइसिटीज वर्ग का होता है और जाइगोमाइसिटीज के समूह में आता है। यह एक मृतो सेप्रोफाइटिक कवक होता है। राइजोपस क्या है? सेप्रोफाइटिक है। सेप्रोफाइटिक है मतलब डेड चीज़ों पर, जो डेड, जैसे लकड़ी है, लकड़ी डेड है तो उसके ऊपर उग जाएगा। जो भी डेड है, जैसे रोटी है, उसके ऊपर उग जाएगा। मृत पदार्थों पर जो चीज़ें उगती हैं वो सेप्रोफाइटिक कहा जाता है। राइजोपस बिलोंग्स टू विच क्लास ये हम लोग डिस्कस कर चुके। फाइकोमाइसिटीज में ये होता है। फंजाई इम्परफेक्टाई ड्यूटोमाइसिटीज में क्या नहीं होता? फंजाई इम्परफेक्टाई ड्यूटोमाइसिटीज लैक्स, इसमें किसका अभाव होता है? कवक तंतुओं का, हाइफी का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें इम्परफेक्टाई नाम ही इसको ड्यूटोमाइसिटीज को इम्परफेक्टाई इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, एब्सेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फंजाई इम्परफेक्टाई। किस ग्रुप को? ड्यूटोमाइसिटीज को। अगला क्वेश्चन है, एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न होता है। एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाई, एक प्रकार का विषैला ये रसायन होता है, टॉक्सिक केमिकल है ये, जो कवकों जैसे एस्परजिलस द्वारा उत्पन्न होता है। तो एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न होता है किससे? कवक द्वारा। कौन से कवक द्वारा? एस्परजिलस के, और यह कैंसर कारक भी होता है। यह एक कैसा पदार्थ है? टॉक्सिक केमिकल है, जो कि एस्परजिलस जो कवक फंजाई होता है उससे ये बनता है, उत्पन्न होता है। फंगल कोशिकाओं को अभिरंजित किया जा सकता है। फंगल सेल्स कैन बी स्टेन्ड बाई, किससे स्टेन किया जाता है? आयोडीन, लैक्टोफिनॉल, कॉटन ब्लू, सेफ्रेनिन। तो फंगल कोशिकाओं को किससे किया जाता है? कॉटन ब्लू से किया जाता है। कॉटन ब्लू द्वारा अभिरंजित स्टेन किया जाता है। यह सभी कवकों के हाइफी को गाढ़ा कर देता है। जो इनके हाइफी रहते हैं उनको गाढ़ा नीला रंग प्रदान करता है। कॉटन ब्लू गाढ़ा नीला रंग प्रदान कर देता है। लैक्टोफिनॉल अधिक समय तक कवक को उसकी प्राकृतिक अवस्था में रखता है। लैक्टोफिनॉल का क्या करता है कि अगर फंजाई को उसके उसी स्टेज में बहुत दिनों तक, बहुत देर तक रखा जा सकता है लैक्टोफिनॉल में, और कॉटन ब्लू इसको स्टेन देता है। निम्नलिखित युग्मों में जो सही मेल नहीं खाता है वह है। एमंग द फॉलोइंग द पेयर नॉट करेक्टली मैच्ड, पाइथियम डैम्पिंग ऑफ डिजीज, फ्यूजेरियम विल डिजीज, अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट डिजीज एंड अस्टलेगो बन डिजीज। तो कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है। कौन सा सही इसमें नहीं है? तो पाइथियम डैम्पिंग होता है पाइथियम से, और फ्यूजेरियन जो है फ्यूजेरियन से विल्ट होता है, विल डिजीज़ होता है, और अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट डिजीज़ भी सही है। तो और अस्टिलेगो बंट डिजीज़ अस्टिलेगो से नहीं होता है। अस्टिलेगो वंश के कवकों द्वारा स्मट रोग होता है, स्मट होता है ना कि बंट। स्मट डिजीज़ किससे होता है? अस्टिलेगो से होता है। अस्टिलेगो कॉज स्मट डिजीज़। और जो बंट डिजीज़ होता है, जो बंट है, ये किससे होता है? बंट डिजीज़ टिलेटिया ट्रिटिकाई से होता है। टिलेटिया
टिलेटिया, टिलेटिया ट्रिटिकाई से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अस्टलेगो। अस्टलेगो चूँकि इसमें डिजीज़ काज करता है, और ये जो बंट है टिटिलिया से, टिलेटिया ट्रिटिकाई से होता है, इसलिए ये रॉन्ग है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर करेक्टली मैच है? तो एंगुलर, कपास का कोड़ीय पड़, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, जेंथोमोनास से होना चाहिए, ठीक है, ये करेक्ट है। दूसरा विल्ट ऑफ कॉटन, विल्ट ऑफ कॉटन फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, विल्ट ऑफ कॉटन फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। अगला लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन अल्टरनेरिया माइक्रोस्पोरा से होता है, अल्टरनेरिया माइक्रोस्पोरा से होता है, मैक्रोस्पोरा से होता है, तो ये हुआ नॉट करेक्टली है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड रॉट ऑफ शुगर केन ये किससे होता है? कोलेटोट्राइकम फल्केटम, कोलेटोट्राइकम फल्केटम से, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बी एंड डी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला मूंगफली के टिक्का रोग का कारक क्या है? टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज काज्ड बाय, मूंगफली का टिक्का रोग किस कवक के द्वारा होता है? फ्यूजेरियम, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, अभी हमने देखा था कोलेटोट्राइकम, और सर्कोस्पोरा। तो मूंगफली का टिक्का रोग किससे होता है? सर्कोस्पोरा से होता है, सर्कोस्पोरा से होता है। सर्कोस्पोरा एर्किडिकोला एवं सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से होता है। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कवक से ये रोग होता है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। इसमें क्या होता है कि जो मूंगफली के पत्तियां होती हैं उसमें काले धब्बे, ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं, ऐसे काले काले धब्बे हो जाते हैं। तो मूंगफली का जो टिक्का रोग है वो किससे होता है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से होता है। अगला मशरूम का वह भाग जो ज़मीन के ऊपर दिखाई देता है, मशरूम, तो वही जो हम लोग खाते भी हैं, क्या कहा जाएगा उसको? बैसिडियोकार्प। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मशरूम का ये भाग खाते भी हैं, और इसको क्या बोलते हैं? एगेरिकस, और बैसिडियोमाइसिटीज वर्ग का होता है। और ये इसका बैसिडियो जो कार्प है, ये एगेरिकस जिसको मशरूम कहते हैं, एगेरिकस जिसको मशरूम कहते हैं, यह बैसिडियोमाइसिटीज में होता है, और इसकी ये फ्रूटिंग बॉडी है। जो बैसिडियो कार्प है ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक। अगला पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में निम्न में से कौन सा एक कवक उपयोगी पाया गया है? Which one of the following fungi has been found useful in the biological control of plant disease? मतलब पादप रोगों के जैविक नियंत्रण में कौन सा कवक, कौन सा फंजाई जो है यूजफुल होता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? पेनिसिलियम नोटेटम, ये तो डिजीज़ काज करता है, और फाइटोप्थोरा भी, म्यूकर। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ट्राइकोडर्मा विरिडी। ट्राइकोडर्मा विरिडी मृदा में सॉइल में पाया जाने वाला एक कवक है। इसका उपयोग दूसरे कवकों द्वारा होने वाले पादप रोगों की जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एल्कोकेमिकल स्रावित करता है। ट्राइकोडर्मा जो विरिडी है यह एल्कोकेमिकल स्रावित करता है, इसलिए जब कोई दूसरा कवक अटैक करता है, कोई बीमारी होती है
पादप रोगों में पादप रोग होता है तब उसमें ये यूजफुल होता है, ट्राइकोडर्मा विरिडी। निम्न में कौन सी एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था है? एस्परजिलस की पूर्ण अवस्था का नाम क्या है? एमरिसेला, एस्कोबोलस, पेजिजा, मार्केला। तो एस्परजिलस की जो पूर्ण अवस्था है वह है एमरिसेला। फर्स्ट ऑप्शन सही है, एमरिसेला। और यह एस्परजिलस नामक रोग उत्पन्न करता है, एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस एस्परजिलस की पूर्ण एस्परजिलोसिस रोग उत्पन्न करता है। अगला है, निम्न में कौन सा जलीय कवक है? सेप्रोलेग्निया, पेनिसिलियम, राइजोपस, मार्केला। तो सेप्रोलेग्निया नामक कवक यही जलीय होगा, बाकी तो नहीं है। रस्ट सेप्रोलेग्निया। सेप्रोलेग्निया नामक कवक की अधिकांश जातियां जलीय एवं मृतोपजीवी होती हैं और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों तथा जल में तैरते हुए कीटों के शरीर पर भी पाई जाती हैं। इसकी कुछ जातियां मछलियों के गिल में वास करती हैं। इनमें गिल रॉट नामक रोग होता है। गिल रॉट, मछलियों में जो गिल रॉट होता है वो सेप्रोलेग्निया के कारण होता है और यह जलीय कवक होती हैं। तो अगर जलीय कवक पूछा जाए तो सेप्रोलेग्निया। क्लैम्प कनेक्शन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा देखा गया? क्लैम्प कनेक्शन वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, किसके द्वारा देखा गया था क्लैम्प कनेक्शन? ब्लैक्सली, सकार्डो, स्पैरो एंड हाफमैन। तो किसके द्वारा देखा गया था ये? हाफमैन के द्वारा। बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में लैंगिक जनन के समय प्लाज्मोगैमी के पश्चात कैरियोगैमी काफ़ी समय बाद होती है। इस अवस्था को डाइकैरियोफेज कहते हैं और इस अवस्था में सेप्टा के बगल में हुक के आकार की वृद्धि होती है। सेप्टा के बगल में हुक के आकार की वृद्धि होती है, जिन्हें क्लैम्प कनेक्शन कहते हैं। क्लैम्प कनेक्शन कहते हैं। दो हाइफी होती है, उनके बीच में ये ऐसे करके क्लैम्प लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। क्लैम्प कनेक्शन कहते हैं। ये कोशिका विभाजन के समय डाइकैरियॉन्स का वितरण करने में सहायता करती हैं। इसे सबसे पहले किसने देखा था? हाफमैन ने देखा था। तो क्लैम्प कनेक्शन होता किसमें? बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग में होता है। इम्पॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसमें क्लैम्प कनेक्शन पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? डिट्रोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज में नहीं, फाइको में नहीं, बेसिडियोमाइसिटीज में होता है। अगला, कवक की कोशिका में नहीं पाया जाता। द फंगस सेल लैक्स क्या नहीं होगा? राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सभी। तो यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, इसमें राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है और इसके स्थान पर जो डिक्टियोसोम होता है। एक्चुअली जो प्लांट्स में गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं उनको ही डिक्टियोसोम कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हाँ, इनमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं पाए जाते हैं, उनकी जगह पर डिक्टियोसोम, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स कार्य करता है वही जो है डिक्टियोसोम करते हैं, उनकी जगह पर डिक्टियोसोम पाए जाते हैं। वैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स को प्लांट्स में डिक्टियोसोम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। निम्नलिखित में से कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है? हमने डिस्कस किया है इसके पहले ही। किसकी बनी होती है? लिग्निन, काइटिन, सुबेरिन, क्यूटिन। काइटिन की बनी होती है। काइटिन या सेल्यूलोज की बनी, काइटिन प्लस सेल्यूलोज की, या फिर काइटिन की बनी हो सकती है। निम्नलिखित में किस कवक के स्क्लेरोसियम के अंकुरण से एपोथीसियम का निर्माण होता है? Sclerosium of which one of the following fungi produce apothecium after germination? एपोथीसियम बना लेते हैं, फलन का है। तो क्या होता है? ऐसे एपोथीसियम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसी में इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो एस्कोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में कई प्रकार के फलनकाय होते हैं।
एस्कोमाइसिटीज़। तो इस क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस कवक के स्क्लेरोसियम के अंकुरण से एपोथीसियम का निर्माण होता है? तो किसके में होता है? क्लेविसेप्स, स्टिलोरेसेनिया, स्टीरोसिनिया, स्क्लेरोसियम, राइजोक्टोनिया। राइजोक्टोनिया दिया गया है, तो राइजोक्टोनिया। क्लिस्टोथीसियम, एपोथीसियम, पैराथीसियम होते हैं। इतने तरह के फलनकाय इस तरह के होते हैं। एपोथीसियम का निर्माण राइजोक्टोनिया करता है। एपोथीसियम कौन बनाता है? राइजोक्टोनिया बनाता है। अगला, कप के समान आकृति वाली संरचना को क्या कहते हैं? कप लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर, इनकी जो फ्लोटिंग बॉडी होती है वो कप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे हाइफी के ऊपर जो रहता है वो स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे एक्चुअली ऐसे होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कप के समान आकृति वाली संरचना को क्या कहते हैं? एपोथीसियम कहते हैं, सबको पता है, एपोथीसियम कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ वर्ग के कवकों में फ्रूटिंग जो बॉडी होती है एस्कोकार्प बनाते हैं। एस्कोकार्प कैसे बनेगा? एस्कोकार्प फ्रूटिंग संरचना होती है, ये फ्रूटिंग बॉडी होती है। एपोथीसियम कप की जैसी संरचना, बन ही नहीं रहा है कप, ऐसे कप ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। एपोथीसियम कप लाइक, पेरिथीसियम फ्लास्क के आकार का, फ्लास्क के आकार का रहेगा, फ्लास्क के आकार का। क्लिस्टोथीसियम गोलाकार, और क्लिस्ट का हमेशा मतलब होता है बंद, गोलाकार रहेगा और बंद भी रहेगा, स्फेरिकल रहेगा और बंद रहेगा। तो ये क्या हैं? ये फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं जो कि एस्कोमाइसिटीज़ वर्ग में पाई जाती हैं। इसका आंसर था एपोथीसियम, कप का समान एपोथीसियम, क्लिस्टो स्फेरिकल और बंद होगा, और पेरी में क्या था? फ्लास्क के आकार का। अगला, कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। ईस्ट में पेनिसिलियम, क्लेमाइडोमोनास, इन सभी में। कोनिडिया किस में पाया जाएगा? ईस्ट में नहीं पाया जाता है। कोनिडिया किस में पाया जाता है? पेनिसिलियम में पाया जाता है। ढेर सा ऐसे कोनिडिया। पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन अगतिशील बीजाणु नॉन मोटाइल स्पोर्स से होता है, जिन्हें कोनिडिया कहा जाता है, और ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये चलते नहीं हैं। इनका निर्माण विशेष लंबी उदग्र एवं पटयुक्त शाखाओं के शीर्ष पर लगा रहता है। ये शाखाएं और जिन पर ये लगा रहता है उनको कोनिडियोफोर कहते हैं। जिन पर ये कोनिडिया लगे रहते हैं उनको ये पेनिसिलियम का है। जनन पाया जाता है किसमें? पेनिसिलियम में। तो ये जो हाइफी है इसमें कोनिडिया लगा रहता है, ये ऐसे करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया किस में पाया जाता है? म्यूरिफॉर्म कोनिडिया किस में पाया जाता है? म्यूरिफॉर्म कोनिडिया आर फाउंड इन अल्टरनेरिया, एगेरिकस, राइजोपस, एस्परजिलस। किसमें पाया जाता है? इसका आंसर है अल्टरनेरिया। म्यूरिफॉर्म कोनिडिया अल्टरनेरिया में पाया जाता है। और कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता था? पेनिसिलियम में। अभी हमने इसके पहले पढ़ा। तो म्यूरिफॉर्म कोनिडिया बहुकोशिकीय कोनिडिया है, मल्टी सेलुलर है,
मल्टीसेलुलर कोनिडिया है। मल्टीसेलुलर कोनिडिया है जो अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार के विभाजन के फलस्वरूप पट के निर्माण से बनते हैं। अल्टरनेरिया कवक में म्यूरिफॉर्म कोनिडिया पाया जाता है। म्यूरिफॉर्म कोनिडिया, अल्टरनेरिया। अगला क्वेश्चन, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में नहीं पाया जाता, किस वर्ग में? एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज, सभी कवकों में नहीं पाया जाता। ऐसा तो नहीं है, फ्रूटिंग बॉडीज पाई जा रही हैं। ड्यूटोमाइसिटीज वर्ग को छोड़कर सभी कवकों में लैंगिक जनन पाया जाता है। ड्यूटोमाइसिटीज वर्ग के कवकों को फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। फंजाई इम्परफेक्टाई, इम्परफेक्ट इसलिए ही कहते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जा रहा है, एब्सेंट है। और इन कवकों में जाइगोट, एस्कस तथा बेसिडियम का अभाव होता है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो जाइगोट भी नहीं बन पाएंगे। जाइगोट और एस्कस या फिर बेसिडियम नहीं पाए जाते। तो इसका आंसर क्या है? ड्यूटोमाइसिटीज। बाकी सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सर्वप्रथम पेनिसिलिन को पृथक किया था किसने? लेवेनहॉक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वैक्समैन, रॉबर्ट ब्राउन। पेनिसिलिन was the first time isolated by Alexander Fleming. पेनिसिलिन सबसे पहले फ्लेमिंग ने खोज की थी। यह एंटीबायोटिक दवा है जिसे सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम जो कवक है, पेनिसिलियम नोटेटम से इन्होंने किया था, पृथक किया था। वॉक्समैन ने क्या किया था? एंटीबायोटिक शब्द दिया था। वॉक्समैन ने एंटीबायोटिक शब्द सबसे पहली बार एंटीबायोटिक शब्द दिया था। अलेक्जेंडर ने सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज की थी जो कि सबसे पहला एंटीबायोटिक था। और वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक पृथक किया था। वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन को पृथक किया था, एंटीबायोटिक को। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है, लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी सबसे पहले, उसको आइसोलेट किया था, बनाया था, मतलब कवक से आइसोलेट किया था। और यह पहला एंटीबायोटिक था। और एंटीबायोटिक टर्म दिया था वॉक्समैन ने। क्लियर? रॉबर्ट ब्राउन, लेवेनहॉक केंद्र की खोज इन्होंने की थी। पेनिसिलिन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होती है? पेनिसिलिन जीवाणु कवक, सरल कवक द्वारा प्राप्त होती है। इसके पहले हमने देख ही लिया है। मटर के डाउनी मिल्ड्यू रोग में पीले भूरे बिखरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं। तो इन डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी येलो टू ब्राउन स्कैटर्ड पैचेस ऑफ डिसकलर्ड एरियाज अपीयर ऑन, किस में होता है? तो पॉट पर, फ्लावर पर, बोथ पत्रक निपत्र दोनों, बोथ सरफेस ऑफ द लीफलेट एंड पॉट पल्प। तो अपर सरफेस ऑफ द लीफलेट एंड स्टिप्यूल्स। तो इसका ऑप्शन पत्रक तथा निपत्र के ऊपरी सतह पर होता है। अपर सरफेस ऑफ द लीफलेट एंड स्टिप्यूल्स। मटर के पौधे में डाउनी मिल्ड्यू मटर में होता है। और ये किससे होता है? पर्नोस्पोरा, जो मिल्ड्यू है, पर्नोस्पोरा पिसाई नामक कवक से उत्पन्न होता है। इसमें ऊपरी सतह पर पीले भूरे चकत्ते पड़ जाते हैं। जो फली होती है पीले भूरे चकत्ते पड़ जाते हैं, जबकि निचली सतह पर ग्रेस बैगनी रंग के चकत्ते होते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधों में कवक से होने वाली बीमारी की रोकथाम में किया जाता है? तो बॉर्डेक्स मिक्सचर हम लोग बनाते हैं। बॉर्डेक्स मिक्सचर बनता कैसे है? यह कवक में से होने वाली बीमारी की रोकथाम में किसका प्रयोग करते हैं? बॉर्डेक्स मिक्सचर का। यह कॉपर सल्फेट, चूना तथा जल का मिश्रण होता है। CuSO4, कॉपर सल्फेट, चूना, लाइम, चूना और H2O, इतनी चीज़ें हम मिलाते हैं। कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर।
का मिश्रण होता है। यस, वाइट रस्ट, ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू आदि सभी जो कवक फंगल डिजीज़ होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है। बोर्डेक्स में क्या क्या होता है? कॉपर सल्फेट, चूना और पानी। और अगला क्वेश्चन, नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त होता है? Which one of the following is an edible fungus? एगेरिकस खाया जाता है, मशरूम खाया जाता है, लेकिन उसमें भी कौन सा खाया जाता है? एमेनिटा मस्कैरिया, स्क्लेरोडर्मा निडिटम, सिम्बलम फ्रैगमोइडिस और मार्केला एस्कुलेंटा। तो वही मार्केला, यही है मार्केला, इसको गुच्छी बोलते हैं। मार्केला एस्कुलेंटा एस्कोमाइसेटीज वर्ग का एक कवक होता है जिसके एस्कोकार्पस खाने योग्य होते हैं। एमेनिटा मस्केरिया एक जहरीला मशरूम है। एमेनेटिया, इसको कभी नहीं खाने का। एमैन जहरीला है, पॉइजनस है, मशरूम होता है जो कि टॉडस्टूल है। अन्य खाने योग्य मशरूम एगेरिकस तथा ऑर्मिलेरिया वंश के होते हैं। एगेरिकस भी हम लोग खाते हैं और मिलेरिया भी खाते हैं, और लेकिन यहाँ पर मार्केला एस्कुलेंटा खाने योग्य एडिबल प्रोडक्ट है। अगले सेशन में हम लोग शैवाल तथा लाइकेन के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।